All set? Yes. God bless sir. God bless us all. Yes. बंधुओं, मेरे लिए कम से कम अचीवमेंट है कि मैं उम्र के उस पड़ाव के ऊपर दोस्तों के साथ एक जगह जो मेरी बची हुई थी वो हो गई पूरी। ट्रैकिंग, ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को मैं यहाँ साझा करता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पिछले 150 सालों में दुनिया जितनी बदली है उतनी उससे पहले कभी नहीं बदली। बढ़ती हुई शहरी भीड़ और घुटती हुई ज़िंदगी, इन सब के बीच ट्रैकिंग ही आपको नेचर के करीब लेके जाती है। अगर आप नेचर का साथ पसंद करते हैं और ट्रैकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो श्री YS यादव, जो सीनियर माउंटेनियर और ट्रैकर हैं और जिन्हें हम प्यार से योगी जी भी कहते हैं, उनके साथ हमारी ये बातचीत ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरा जन्म 1973 में हुआ था और योगी जी 1976 से ट्रैकिंग कर रहे हैं, यानी कि लगभग पिछले 45 सालों से। 45 सालों में मुझे ये लगता है कि कम से कम 50 से ऊपर ट्रैक तो ये कर ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। योगी जी, ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। दिनेश, मैं बचपन में हॉस्टल में रह के पढ़ा था जी। कोई 13 साल के आसपास की उम्र रही होगी। अजमेर में पढ़ता था। अब आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल में बच्चे होते हैं, उस उम्र के अंदर पता तो कुछ होता नहीं है, हर तरह की कड़की होती है और किसी भी बच्चे का मन बहुत उछलता है जी जी। तो मेरे स्कूल में हमारे एक प्रिंसिपल थे, वो कुछ ऐसे थे कि वो अपने बेटे को और मेरे को, हम दोनों को, एक नागफनी नाम की जगह है अजमेर में, फायसागर लेक के पास, वहाँ ले जाया करते थे। दैट्स ए प्लेस विद लॉट ऑफ कैक्टस। अच्छा। तो हमारे लिए यही था कि भाई आप ये रास्ता है, कैक्टस में से जाओ, उस पत्थर को टच करके आओ, जो पहले टच करके आएगा उसको एक्स्ट्रा पराठा मिलेगा। क्या बात है। तो एक इस तरह के माहौल से बेसिकली थोड़ी सी रॉक्स को हैंडल करने का तौर तरीका सीखा जी जी। बस वो कुछ बचपन का एक जोश होता है, बच्चों को मज़ा आना शुरू हुआ, हमें भी मज़ा आना शुरू हुआ जी जी। और धीरे धीरे कुछ गुर मिलते रहे उनसे, तो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती रही। बस उसके बाद जहाँ जहाँ मौके मिले, कॉलेज में आया तो मैं जयपुर में पढ़ता था, हमारे आसपास बहुत खुली जगह है वहाँ पे, और कीकर के पेड़ वगैरह की काफ़ी जगह है पहाड़ों के पास में। तो इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जब कुछ नहीं होता था तो अपना सुबह ब्रेकफास्ट किया और निकल जाया करते थे। ख़ासतौर पर बारिश के दिनों में थोड़ा पानी भी मिल जाया करता था, या फिर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 14, 15, 16 साल की उम्र में क्या होता है जी। आप उठे, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊपर चलते रहे, नीचे जाकर शहर में उतर गए, वहाँ कोई मूवी देख लिया आपने, कुछ खा पी लिया, मूंगफली, वापस आ गए। क्या बात है। बस वो स्टूडेंट टाइम में कुछ ऐसा ही रहा, कोई बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, लेकिन ऐसा ही कुछ रहा। कुछ NCC और स्काउट्स के कैंप्स के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी लगती फिर मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जी। एयरफोर्स में आने के बाद कुछ ऐसा मौका बैठा कि एक योजनाबद्ध तरीके से मौका मिल गया कुछ क्लाइंबिंग्स के बारे में जानने का। मेन सफ़र वही करीबन 76 के आसपास शुरू हुआ जी। सर कहाँ पहुँचे हम पहुँच गए मयाली पास पे। ओके, क्या हाइट क्या इसकी? ये है साहब 16,330। ओके। और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम वासुकी ताल की तरफ, लेकिन शायद वासुकी ताल नहीं पहुँच पाएंगे, बीच रास्ते में कैंप करना पड़ेगा। ओके। सर, अब अपने पहले ट्रैक के बारे में बताइए, जब आपने प्रॉपर ट्रैकिंग शुरू की। दिनेश, मेरी शुरुआत एक्चुअली ट्रैकिंग से कम और क्लाइंबिंग से ज़्यादा हुई है। ओके जी। क्योंकि 75 में आई फॉर्मली ट्रेंड एज बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एंड सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स। तो 2-4 एक्सपीडिशन करने के बाद में जब आप रोड हेड से और बेस कैंप के लिए ट्रैवल करते हैं, दैट एक्चुअली इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रैक। एग्जैक्टली। तो मेरी इस तरह की जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी वो थी जब हम लोग जा रहे थे क्लाइंब करने के लिए मृगथुनी पीक। ये मृगथुनी गढ़वाल के इलाके में है और ये बात है करीबन 76 की। आई वॉज विद द जर्मन टीम और हम कुल 4 जर्मन्स थे, मैं था और 3 नेपालीज थे, टोटल 8 लोग थे हम लोग। जोशीमठ के थोड़ा ऊपर एक गांव है लता, वहाँ से शुरू हुए और रास्ता हमारा नंदा देवी इनर सेंचुरी के थ्रू था। अच्छा। उस वक्त में सेंचुरी बंद नहीं हुई थी। हाँ। So this was an expedition. We went through the main route for about 2/3 of time before going into नंदा देवी साइड। और एक जगह पड़ती है त्रिडांग, वहाँ से डाइवर्जन लिया हमने जहाँ से रूट निकलता है त्रिशूल के लिए, और वहीं से मृगथुनी का रास्ता पड़ता था। तो ये जो सफ़र था
जिसमें लाता से और त्रिडांग तक का, ये प्राइमरीली मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था कि ट्रैकिंग आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन दे सकती है। इस तरह की टेरेन्स मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। मैं ज़्यादातर ज़िंदगी राजस्थान में पला बढ़ा हूँ, तो रेतीली जगह के मुकाबले में पहाड़ी हरी भरी ऊंचाइयाँ, ये कुछ अलग लगा था काफ़ी कुछ। शुरू में डर भी लगा, मैं मना नहीं करता इस बात से, लेकिन लोग साथ में थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। बस वो कुछ ऐसा चस्का पड़ा एक बार, शुरू में डर लगा, लेकिन जब वापस आए 1-2 महीने के बाद में फिर एक ललक सी उठती है मन के अंदर कि चलो यार एक बार दोबारा देखते हैं। दोबारा जाएगा। मेरा ख्याल है ये हर क्लाइंबर के साथ, हर ट्रैकर के साथ ये चीज़ है। जब बहुत तकलीफ से गुजरता है तो कभी कभी सोचता है कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों आया, लेकिन जब वापस लौट जाता है तो 1-2 महीने के बाद में हूक आती है पुरानी चीज़ों की, और ये तकरीबन सभी के साथ होता है। ये बिल्कुल सबके साथ होता है जी। तो ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ था कुछ। योगी जी, अभी की जो जनरेशन है, नई जनरेशन, यदि वो ट्रैकिंग करना चाहती है तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए बंधु, मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा कि सवाल सावधानी का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि ट्रैकिंग को किस तरह से एंजॉय करना चाहिए और अपनी आदत बनाना चाहिए। अक्सर शहर की ज़िंदगी में हम सड़क और खुले रास्तों पर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हर तरह की सुविधाएं होती हैं, वाहन होते हैं आने जाने के लिए, ऊपर घमंड नहीं होता हिसाब किताब। ट्रैकिंग का मतलब ही एक ऐसा है कि आप एक ऐसी टेरेन में जाएं जिससे आप अक्सर रूबरू नहीं होते हैं। तो आपको ऐसी टेरेन में जाने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के अंदर किट बाद की बात है, पहले अपना शरीर संभालना होगा, क्योंकि आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ टेरेन मिलेगी, उछल कूद की जगह मिलेगी, जंगलात मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, फिसलन मिलेंगी, और इस तरह की कई ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे। अगर आपका शरीर एक नॉर्मल एथलीट की तरह से स्फूर्ति वाला है, थोड़ा दम है, शरीर में बैलेंस है, और आप एक ठंडा दिमाग रखते हो इस कंधे के ऊपर कि सिर्फ मेरे को शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि मुझे किस तरह से अपने आप को बैलेंस बना आगे चलना है, ये आपका पॉइंट 1 हो जाता है। दूसरा, जब आप किसी भी ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक एवेल्युएशन करना पड़ता है या पढ़ना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, उस जगह के बारे में जितनी जान आपको मालूम पड़ सके वो पहले पैदा करें, उसी के अनुरूप अपने आप को किट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग होते हैं जो बड़े अच्छे नाइके के और बड़े शूज़ लेकर के और बड़े सुंदर दिखने वाले कपड़े लेके चल दिए, लेकिन पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे दरअसल में मोटे मोटे पत्थर हैं या फिसलन वाले पत्थर हैं। ऐसी जगहों पे वो चीज़ें काम में नहीं आएंगी। तो यू मस्ट गो फॉर अप्रोप्रिएट किट, अप्रोप्रिएट शूज़, अप्रोप्रिएट गियर, और उन सब को यूज़ करने के लिए आपको किसी न किसी हद तक एक ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आपका शरीर आपके काबू में हो, आपको ऊंचाई नीचाई टेढ़े मेढ़े का ज्ञान हो, आप अपने आप में अपना बैलेंस बना सको, और हीरो बनने की ट्राई ना करो, बल्कि ऑब्स्ट्रक्शन को कवर करने की ट्राई करो। हर आदमी कर सकता है, अगर मुझ जैसा आम इंसान कर पा रहा है तो कौन कमबख्त नहीं कर पाएगा व्हाट इट। For Bada Bhangal, average age profile is above 50 is something to be envied about. सर, यंगस्टर्स के दिमाग में ये सवाल होता है, मेरे घर में मेरा जो बेटा है अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, वो भी ये पूछता है कि किसी को भी ट्रैकिंग क्यों करनी चाहिए? दिनेश, ये एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है और उसका उत्तर भी इतना ही स्वाभाविक है। परिवार एज ए यूनिट डेवलप होता है, और ये एक सोशल नॉर्म हमारा है कि हम बच्चों को बड़ा करें किसी लियाकत के साथ। धीरे धीरे उनमें कुछ पढ़ाई, कुछ और चीज़ें हर तरह की सिखाई जाती हैं ताकि उनका व्यक्तित्व जो है वो चौमुखी विकास का हो। ट्रैकिंग या इससे मिलते जुलते एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे साधन हैं जिससे बहुत व्यक्ति का छिपा हुआ व्यक्तित्व सामने मुखर होकर निकल पाता है। बहुत से बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम्स आपने टीवीज़ के ऊपर देखे होंगे, राइटअप्स आते रहते हैं अबाउट इट। देखा जाए तो वो सब क्या हैं? बिल्कुल। घर के अंदर हम बच्चे को रखते हैं, एक बहुत अच्छे एयर कंडीशन स्कूल में कंफर्टेबल बस में भी जाके भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो क्लास में कंफर्टेबल रूप में बैठता है, लेकिन ये उसका नेचुरल स्वाभाविक परिवेश नहीं है। जैसे जानवर जो है उसके लिए जंगल ही परिवेश है। घर में आप उस कुत्ते को कुछ भी दे दो सुविधा,
लेकिन जो जंगल की सुविधा है वो अलग ही है। इसी प्रकार से किसी बड़े होते हुए बच्चे के लिए, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के लिए, अपने आप को नॉर्मल आराम से हट के थोड़ी तकलीफ़, थोड़ी असमानता, थोड़ी उलझन, थोड़ी ना देखी हुई मुश्किलें इनमें डालिए। बच्चे का मस्तिष्क काम करेगा कि मैं इस परिस्थिति को कैसे फेस करूं, कैसे हैंडल करूं। ऑब्वियसली उसमें हेजिटेशन आएगा, लेकिन ओनली व्हेन इज पिटेड अगेंस्ट दीज थिंग्स हिज इनर स्ट्रेंथ विल एमर्ज। दिस इज, मुझे लगता है कि उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम बेहद मेरा यह अतुट विश्वास है कि कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन एक अच्छे व्यक्तित्व के सारे गुण रखता है। ये उल्टा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन पाया है, और ख़ास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्समैन, देन थिंक जैसे कि टीम स्पिरिट्स हैं, अपने आप को टू पुश अगेंस्ट योर एनवेलप, नॉट टू गेट स्केयर्ड एट द फर्स्ट टाइम, द एटीट्यूड शुड बी कैन डू, इफ नॉट लेट मी ट्राई, बजाय इसके मुझसे नहीं होता, नो, शुरू में ही छोड़ देना। दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। ज़िंदगी में बहुत तकलीफें सबको आती हैं, कोई नया आदमी में और आप नहीं है, हर एक के साथ में होती हैं, लेकिन सफलता वही है जो व्यक्ति तकलीफ़ों के साथ चलता हुआ आगे निकलेगा। और मज़ा भी उसी ज़िंदगी का है, देखा जाए तो। सिर्फ आराम से बैठे रहें तो फिर क्या बैठा रह गया अबाउट इट। सो ट्रैकिंग वो स्पोर्ट है, वो हॉबी है जिसमें आपको परिवेश तकलीफ वाला भी मिलता है, आराम वाला भी मिलता है। आप बहुत से जाने पहचाने और बहुत से अनजाने व्यक्तियों के साथ में होते हैं, अनजानी परिस्थितियाँ होती हैं, अनजाने टेरेन्स होते हैं, मौसम अनजाना होता है। घर पे आप एक बहुत सिक्योर्ड मौसम में रहते हैं, जब आप ट्रैक रूट्स पर जाएंगे पहाड़ों के अंदर, पता ही नहीं चलेगा 15 मिनट में मौसम बदल के क्या से क्या हो गया अबाउट इट। ऐसी जगहों पर व्यक्ति का जो एक इनर पर्सनैलिटी जो उसकी होती है, वही उसको हेल्प कर सकती है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं, क्या क्या संभावना है। वो संभावना तलाश शुरू करता है। ये संभावनाएं तलाश करने का तरीका ही एक्सप्लोरेशन है, जो उस बच्चे के अंदर चहुमुखी विकास का कारण बनता है। सो मैं समझता हूँ कि ट्रैकिंग इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड किसी भी फील्ड में आप जाइए, एक होती है परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की, एक संगीतकार है, जो गीतकार या गाने वाला को गायक है, वो एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस में लोगों से बहुत आगे जा सकता है। लेकिन ज़िंदगी में ज़्यादातर परिस्थितियाँ वो होती हैं जहाँ पे आप एज ए पार्ट ऑफ अ टीम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीम लोगों के साथ चलना आप लोगों को लोगों के साथ चलना है और आपको लोगों के साथ लेके चलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर अपने साथ के हर व्यक्ति को समझें, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेस, इनको जानें और उन सबको समावेश करके आप एक इवेंचुअल रोल सबके लिए निकालें। दैट इज़ द टीम वर्क। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले आज की तारीख में अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ये एक बेसिक ज्ञान देने के लिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि आप अपने बड़े होते बच्चों को बाय द टाइम दे आर समथिंग लाइक 16 और 17, आप उन्हें इस बारे में काफ़ी कुछ लायक बना पाते हैं। सर, ट्रैकिंग के क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं दिनेश, क्यों नहीं। मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा, हमारा देश अभी भी ट्रैकिंग प्रमोशन के मामले में काफ़ी रिलेटिवली पिछड़ा हुआ है। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं करी हैं उस हद तक जो हम करने लायक हैं। हमारे देश में ज्योग्राफी की इतनी वैरायटी है, फ्रॉम प्लेन्स टू सीज टू माउंटेन्स टू स्नोज, जो बहुत कम देशों में इतनी बड़ी वैरायटी, इतने डिस्टेंसेस, इतनी डेप्थ के साथ मिलती हैं अबाउट इट। बगल का छोटा सा देश है नेपाल, शायद आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कंट्री है एज फार एज ट्रैकिंग कंसर्न्स, इवन माउंटेनियरिंग कंसर्न्स अबाउट इट। भूटान, अनदर वेरी टाइनी कंट्री, इट्स गोइंग ग्रेट गन्स। ख़ास तौर पे अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो एल्पाइन रेंजेस हैं, वहाँ पे माउंटेन रिलेटेड स्पोर्ट्स इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, उस हद तक एक्सप्लॉइटेड हैं कि हमारे लिए सोचना मुश्किल है। सरकार और गैर सरकारी दोनों ही तरीक़ों से एक इतना सपोर्ट इस स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है, रादर एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो ये उनकी दिनचर्या बन गई है कि कम से कम वीकेंड में घर से बाहर निकलो एंड गो इनटू द वाइल्ड, फील आउटडोर्स, इट टीचेज यू सो मेनी लेसन्स अबाउट इट। और अगर मैं ये कहूँ कि हम उस तरह से जाना चाहते हैं एक बड़े लेवल तक, तो हमारी पॉपुलेशन और हमारा स्प्रेड देखते हुए
काफ़ी एसोसिएटेड फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम खासा अच्छा सही तरीके से और सही क्वांटिटी में रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण पर कितना असर हुआ है? जब आप पहली बार ट्रैकिंग पर गए थे और अब बहुत सारे सालों के बाद लगभग उसी जगह पर जब आप वापस जाते हैं तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? दिनेश, दुर्भाग्यवश ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी नहीं हो रही है। मेरा सबसे पहला एक्सपोजर डेप्थ में था, माउंटेन्स में था, वो बताया मैंने आपको 75-76 में ही था। मुझे याद है अराउंड दैट टाइम पहली बार मैं गया था गंगोत्री। उस वक्त में गोमुख का जो लुक था और आज जब मैं करीबन 3 साल पहले गोमुख गया था, पहचान में नहीं आता है, बिल्कुल पहचान में नहीं आता है। ग्लेशियर बहुत बहुत पीछे सरक गया है। बचे हुए ग्लेशियर की हालत ग्लेशियर जैसी रही ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन है। मनाली के इलाके में मैंने देखा था जहाँ पे हरे भरे घने जंगल हुआ करते थे, फिलहाल डिफॉरेस्टेशन में उड़ा हुआ है। काफ़ी कुछ ऐसी जगह उत्तराखंड में भी हैं। मैं सिक्किम के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक ही बार गया हूँ बहुत पहले, वो भी करीबन 70s की बात है। उसके बाद मेरा सिक्किम जाना नहीं हुआ है। लेकिन लकड़ी की जो रिक्वायरमेंट रही है एनर्जी के रूप में या फ्यूल के रूप में, उसको देखते हुए और पढ़ते हुए लगता है कि सब जगहों के ऊपर वन प्राय लुप्त हो रहे हैं। वन लगाए कम जा रहे हैं लेकिन एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। वनस्पति सॉइल कंजर्वेशन का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इसे हम ध्यान नहीं रखेंगे, सॉइल हमारे हाथ से निकलेगी। वही हालत आज हो रही है। जगह जगह पहाड़ नंगे हो रहे हैं, जगह जगह प्लेन्स हैं वो एक तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। ये मंज़र ख़तरनाक है, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये हम महसूस कर रहे हैं। इसका असर जो बीच बीच में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो केदारनाथ की हों, चाहे कहीं पे भूकंप की हों या केरल की परिस्थितियों हों, ये सब एसोसिएटेड हैं। दुनिया के अंदर भी इसके प्रति इतनी जागरूकता सिंसियरली नहीं लगी मुझे। कहने को क्लाइमेट चेंज के ऊपर पिछले दशकों से तरह तरह के प्रयास होते रहे हैं, तरह तरह के प्लान्स बनते रहे हैं, लेकिन जनरली वेल डेवलप्ड नेशंस, एनर्जी रिच नेशंस जो हैं, दे हैव बीन मोर केयरलेस इन दिस एस्पेक्ट देन दोज विच आर पुअरर एंड रिलेटिवली डेवलपिंग नेशंस। वो तो ज़्यादा वेस्टेज भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हम जब बातें करते हैं कार्बन फुटप्रिंट का, अमेरिका, जर्मनी, मेनी यूरोपियन कंट्रीज़, इनका कंजम्पशन एनर्जी का इतना ज़्यादा है कि इस रेट के ऊपर अगर मेरी जनरेशन नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन डेफिनेटली सफ़र कर जाएगी। ट्रेकिंग्स और माउंटेनियरिंग का एक बहुत बड़ा अहम फ़ायदा जो है वो ये है कि एक अच्छी खासी तादाद में नॉर्मल पॉपुलेशन को इस बात का अहम समझ में आता है और व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि आने वाले सालों के अंदर जो हम सोच रहे हैं कि पानी शायद आज मुझे 60 फुट पे मिल रहा है, वो 600 फुट पे होएगा। बिल्कुल। और वो आप नहीं खींच पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि खाड़ी के देशों में लोग महाद्वीपों से बर्फ़ को ला रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं कि हर प्रदेश में, हमारे देश में फ़िलहाल जगह की कमी है। पार्किंग इज़ वन बेसिक रीज़न बिसाइड्स कंस्ट्रक्शंस अबाउट इट। पानी हर जगह कम पड़ रहा है। हमारे माँ बाप ने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि पानी बोतल में बिकेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जीवन में हम वो चीज़ देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? पानी की बोतल जो 2 रुपये से शुरू हुई थी आज 40 रुपये तक मिल रही है, और जब टोटा पड़ता है वही बोतल 100 रुपये में भी निकल रही है। आप सोचिए कि इसका आपके मानसिक रूप से क्या स्वभाव पड़ेगा। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, ये सब पर्यावरण के प्रति ध्यान न रखने का एक नतीजा है। दूसरी बात है, बिल्ली भी अपने घर के पास बैठती है तो पूंछ से अपने घर आसपास साफ करके रखती है। स्वच्छता, ठीक है, भारत में स्वच्छता मिशन नाम की एक चीज़ है, मिशन एक है, दुनिया में बहुत जगहों पर है, लेकिन अफसोस ये है कि हम इस पे गर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी स्वच्छता नहीं है। हम कर सकते हैं, हमें बाहर से किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। What trekking teaches you primarily as I look at it, is that you must learn to live in a minimalistic attitude.
मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड इज़ अ नेसेसिटी। आपकी आवश्यकता क्या है वो पहले पूरे कीजिए, आपके शौक़ क्या हैं उसका नंबर बाद में आता है। लेकिन अगर आप शौक़ को प्राथमिकता देंगे और आवश्यकता को प्राथमिकता नहीं देंगे, ये आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, और बहुत से लोग तो इसका ध्यान रखते ही नहीं है, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। हम लोग एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं स्टेप, हम लोग एक बहुत छोटी इकाई हैं, कहीं काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम जो भी 400-500 लोग इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें से हर व्यक्ति ये बात जानता है, हम जहाँ भी कहीं ट्रैकिंग के लिए जाएं उस इलाके में कम से कम जैसा हमने वहाँ पाया था उससे बेहतर छोड़कर जाएं। ये अगर हम अपने लेवल के ऊपर ही कर सकें बड़ी चीज़ है। आप स्वयं में प्रण कीजिए कि मैं गार्बेज नहीं पैदा करूँगा। कैसे नहीं पैदा करेंगे? अवॉइड प्लास्टिक रैपर्स, अवॉइड थ्रोवेज, अवॉइड ओवर कंजम्पशन, अपने आप कम हो जाएंगी। ट्रैक्स पर आप जाते हैं, आप श्रद्धालु भी होंगे, बहुत से लोग जगह जगह जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, और भी जगहों पर जाते हैं। आप खुद देखिए ईमानदारी से, रोज़ाना की तारीख में टन्स की तादाद में कचरा आपको रास्ते में और नदी में पड़ा नजर आता है। सर अभी तो कचरा मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू बना हुआ है केदारनाथ में। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। ये कोई तीसरा आदमी आके नहीं करेगा। नो ऑर्गेनाइजेशन, नो कंट्री, नो म्यूनिसिपैलिटी कैन हैंडल इट unless we as ordinary citizen take small steps to counter the bad. Do the first part about it. Do not generate waste. आप एक प्रण कर लीजिए कि मैं अपने घर के अंदर 1 महीने में प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं आने दूंगा। कोशिश कीजिए, फर्क पड़ेगा। बच्चे देखेंगे, बच्चों के दोस्त देखेंगे, आपके आस पड़ोसी पहले आप पर हंसेंगे, 2 हफ्ते के बाद में उनके मन को कहीं कुछ अंदर से कुरेदेगा, यार बात तो सही है, चलो हम भी करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। दिस इज वॉट द एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस गिव्स यू इन नेचर्स एनवायरमेंट्स, एंड ट्रेकिंग्स एंड माउंटेन्स आर द बेसिक कोर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल ठीक है सर। ये बातचीत करते हुए हम इस सेशन के लगभग अंतिम दौर में हैं। मेरा ये सवाल है कि एक व्यक्ति के तौर पे ट्रैकिंग ने आपको कितना बदला है? मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने आप में पूर्णता महसूस करता हूँ प्राइमरीली मेरे ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस से। हर व्यक्ति ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ काम करता है, अच्छा बुरा, बहुत मेहनत वाला, हर तरह करता है, लेकिन बहुत से पहलू आपके जीवन के जो हैं वो उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक कमाने के साधन होते हैं। ट्रैकिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से समेट लेते हैं और अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस में आप जो महसूस करते हैं वो महसूस करना आपकी अपनी मन के अंदर आपकी पूर्णता के ऊपर असर डालता है। मैं अगर संक्षेप में कहूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा लेसन जो ट्रैकिंग ने सिखाया है वो है ह्यूमिलिटी। दूसरी सहिष्णुता, तीसरा कम व्हाट मे, नेवर गिव अप, एज लॉन्ग एज यू ब्रीथ डोंट गिव अप। चौथा, हम अक्सर बुराई बहुत ढूंढ लेते हैं, अच्छाई कम देखते हैं औरों में, लेकिन माउंटेन्स और ट्रैकिंग के बहुत ऐसे मौके आते हैं जिनमें बिना ढूंढे हुए, बिना कोशिश किए हुए आपको औरों की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं और आपको अपने ऊपर ग्लानि आती है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में मेरे प्रति आदर कहीं ज़्यादा बढ़ गया है उनको आउटडोर्स में देख करके, बजाय उनको एक शहर के वातावरण में देख करके। एंड इन द एंड आई थिंक उम्र के इस पड़ाव के ऊपर आकर के अगर मैं ये समझूं कि एक आम इंसान की तरह से मैं सफलता और असफलता की सीढ़ी से हट के एक ग्रुप के एक पार्टिसिपेंट के रूप में स्वीकारोक्त हो गया हूँ, गुड इनफ। उम्मीद है ये बातचीत आपको ट्रैकिंग के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगी। श्री हेमंत कटारिया, आशु शर्मा, भुवनेश चौहान और अतुल गोयल का इस वीडियो प्रोडक्शन में सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए नमस्कार और फिर किसी मुकाम पर फिर आपसे मुलाकात होगी।